Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 18 of Mathematical Statistics. I hope कि आप लोग सब ठीक हैं. In the last class, we did the review of mean and variance. We discussed some theorems on variance and then covariance. And we also solved some problems for practice exercises. I hope कि आप लोगों ने उन पे फर्दर तवज्जो दी होगी, कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपने हमेशा पहले थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर सुनने के बाद आपने बुक में से थ्योरी पढ़नी है उसकी और एग्जांपल्स करनी है और फिर उससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी सॉल्व करनी है. उससे यह है कि आपको इम्तिहान के लिए आसानी हो जाएगी. तो नेक्स्ट चलते हैं. आज की क्लास में हम देखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिविजिट करेंगे थोड़ा सा. देन थ्योरम्स ऑन मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसको देखेंगे हम. लेट्स गो टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. लेट x and y be random variables with covariance sigma sub xy and standard deviation sigma sub x and sigma sub y respectively. The correlation coefficient of x and y is given as rho sigma xy is equal to covariance of sigma xy over sigma x sigma y. It should be noted that Pxy is free of the units of x and y. क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि अगर x और y बहुत बड़े हो जाएं तो सिग्मा xy बड़ा आ जाता है और अगर x एंड y छोटे हों तो सिग्मा xy छोटा आता है, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कोरिलेशन कितनी अच्छी है. मगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो उससे ये फिर इसकी वैल्यूज रह जाती हैं -1 से +1 के दरमियान. और जब सिग्मा xy 0 हो तो ये भी 0 हो जाता है. When there is an exact linear dependence, यानी कि say y is equal to a plus bx अगर हो तो फिर रो xy equal to 1 आता है, या फिर रो xy equal to 1 आता है अगर b bigger than 0 हो, and रो xy is equal to -1 if b is less than 1. इस पे हम आज इसको प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह. तो आगे चलते हैं जी. Where there is an exact linear dependence, say y is equal to a plus bx. इसमें क्या है, x is a random variable, a and b are some constants, और y is again because y depends on x, so y will again be a random variable. अब प्रूफ ये करना है हमने कि रो xy is equal to 1 if b is greater than 0 and रो xy is equal to -1 if b is less than 0. So let's start that we are given x, random variable x is given. That means इसका सिग्मा x भी गिवन है. फिर हमने अगर आप फार्मूला याद करें रो एक्स वाई का तो वो बराबर था यस सिग्मा एक्स वाई ओवर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अब हमें क्या क्या ढूंढना है इसमें, सिग्मा एक्स इज गिवन, लेट्स से सिग्मा वाई ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, और सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट करना है. सिग्मा वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले म्यू ऑफ वाई फाइंड करना है. म्यू ऑफ वाई इज व्हाट, बाय डेफिनेशन इट शुड बी इक्वल टू वाई एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई. मगर एज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन वी नो दैट g of x into f of x dx जो है भी हमें म्यू y ही देगा, because y here is g of x. Putting the values, क्या वैल्यू रखेंगे हम, y g of x की जगह
a प्लस बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करना है इसको। जब आप ये करते हैं तो अगर हम इंटीग्रल को देखें इस लीनियर ऑपरेटर, तो दो टर्म्स है ए प्लस बी एक्स, तो हमारा इंटीग्रल बनता है जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एफ ऑफ एक्स यस जी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी बी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है, तो वी हैव ए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, प्लस बी भी कांस्टेंट है तो बी कैन ऑल्सो गो आउट, दैट मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट अब जी इसको देखते हैं हम। तो फर्स्ट इंटीग्रल को देखें म्यू ऑफ वाई। फर्स्ट इंटीग्रल जो है यहाँ पे ए कांस्टेंट हो बाहर आ गया एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज द डेंसिटी फंक्शन और ये नॉर्मलाइज होता है जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आंसर इज ऑलवेज 1. So first integral gives me the answer A, and then the second integral where B is there, and अगर by definition इस इंटीग्रल को आप देखें यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज म्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मीन वैल्यू है ये, तो वी गेट म्यू ऑफ एक्स. तो म्यू ऑफ वाई जब हमने फाइंड आउट कर लिया, देन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज नेक्स्ट इज यस सिग्मा एक्स वाई, या सिग्मा एक्स वाई भी कर सकते हैं, और लेट्स से फर्स्ट वी फाइंड सिग्मा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्या होता है ये बाय डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू वाई माइनस म्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई. ये बाय डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ये इसकी डेफिनेशन है. इसमें अगर वैल्यूज पुट करें हम तो क्या बनती है, y की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी एक्स माइनस म्यू y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है a प्लस बी म्यू एक्स, म्यू y की सॉरी म्यू y की वैल्यू हम इसकी जगह यहाँ पे प्लॉट लिख लेते हैं. देन ये x का फंक्शन है तो एफ एक्स डी एक्स. ये भी बाय डेफिनेशन है कि अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन x का हो तो यहाँ पे क्या आ जाता था, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स. तो लिमिट्स इसकी वही हैं इन्फिनिटी तक. अब अगर ये ब्रैकेट्स खोल दें हम तो क्या बचता है मेरे पास, a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी म्यू एक्स एफ एक्स डी एक्स. यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, b दोनों में है तो b कॉमन ले लेते हैं हम, तो b कॉमन आ गया, इंटीग्रल से बाहर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वी आर लेफ्ट विद x माइनस, अच्छा यहाँ पे एक स्क्वायर भी था तो इसलिए b का स्क्वायर आएगा. ये सॉरी डेफिनेशन में यहाँ पे एक स्क्वायर भी चल रहा है साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था y माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर, तो यही चीज यहाँ पे भी आएगी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज होल स्क्वायर, and we are left with whole square f of x dx. And if you look at this integral by definition, ये इंटीग्रल किसके बराबर आता है, yes you are right, it is equal to sigma x square. तो sigma y square is equal to d square sigma x square. नेक्स्ट चलते हैं जी. सिग्मा वाई स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था विच वाज इक्वल टू बी स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा वाई कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, और क्या था
positive square root. B square sigma x square, and we can write it as B sigma x. तो sigma x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है. If you look at the definition of sigma x, वो क्या थी? x minus mu x whole square. तो ये एक पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाइड बाय f of x, जो कि डेंसिटी फंक्शन है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है. यस, एंड जब इंटीग्रल करते हैं इसको तो जवाब हमेशा पॉजिटिव ही आता है. तो सिग्मा एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. बी को हमने डिफाइन कर लिया कि बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर क्योंकि हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है तो हम इसको बी मॉड लिख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी. तो दिस इज माय सिग्मा वाई. सो वी रिमेंबर दैट सिग्मा वाई एंड वी आल्सो नो सिग्मा एक्स. नाउ वी विल फाइंड सिग्मा एक्स वाई, which is equal to, by definition, which should be equal to, पूरी definition लिखते हैं हम पहले, minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity, और it will be x minus mu of x into y minus mu of y into f x y dx dy. यस, नाउ यहां पे वैल्यूज डालने शुरू कर देते हैं. हम वैल्यूज किसकी डालेंगे? y की. x माइनस म्यू एक्स तो ऐसे ही रहेगा. y की वैल्यू डालने के लिए मुझे क्या डालना चाहिए था? a प्लस बी एक्स, जो कि y फंक्शन था. इफ यू रिमेंबर, y वॉज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऑन द लास्ट स्लाइड. माइनस म्यू ऑफ y हमने निकाला था a, यस, प्लस b म्यू x, ये भी हम निकाल चुके हैं. और यहां पे आ जाएगा फिर f x y dx dy. ये तो सारा कुछ बाय डेफिनेशन चल रहा है. अब अगर इसमें देखें आप, ये माइनस साइन जब हम खोलेंगे तो क्या होगा? x माइनस म्यू ऑफ x तो वैसे ही रहा, a प्लस बी ऑफ x माइनस a माइनस b म्यू ऑफ x. अब ये सारा का सारा x में हो गया. तो इफ आई राइट इट हियर, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो a कैंसिल, b कॉमन लेंगे तो x माइनस म्यू ऑफ x आ जाएगा, और b जो है इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा. सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटीग्रल वैसे ही रहेगा. x माइनस म्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस म्यू ऑफ x एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. अब ये दोनों को अगर देखें, दोनों सेम है, तो हम इसको काट के स्केल ले सकते हैं. और जब मैं y पे इंटीग्रेट करूंगा, जस्ट y, तो इस फंक्शन में कहीं भी y मौजूद नहीं है. इस फंक्शन में कहीं भी y मौजूद नहीं है, इसलिए y पे इंटीग्रेशन जो है मुझे 1 दे देगी, क्योंकि वो नॉर्मलाइज होता है. सो वी आर लेफ्ट विद b इंटीग्रल माइनस एक्स टू एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और y पे इंटीग्रेशन होगी तो वी आर लेफ्ट विद द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x इनटू dx. और ये वाली जो लाइन है, दिस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू b सिग्मा x, क्योंकि इसको देखें अगर तो ये सिग्मा x स्क्वायर बनता है. ये डेफिनेशन है वेरिएंस ऑफ x की. तो अब हमारे पास सारी डेफिनेशंस आ गई हैं. अब मैं सारा कुछ लिख लेता हूं, एंड देन वी प्लग इट इन द formula for correlation coefficient. So sigma xy is equal to b sigma x square, sigma y is equal to b square sigma x square. ये sigma y square था, और ये sigma y जो लिखा है मैंने वो लिखा है b into sigma x, और sigma x ऑलरेडी गिवन है मुझे. So rho xy is equal to sigma xy over sigma x sigma y. sigma xy हम लिख देते हैं b
sigma x square from here, sigma x as it is लिख लेते हैं और sigma y की इस जगह पे sigma y की वैल्यू डालते हैं ये वाली, which is equal to b mod sigma x. ये sigma x ये sigma x स्क्वायर को खत्म कर लेगा and we are left with the answer b our b mod. अब जब इस आंसर को एनालाइज करें वो क्या है, b कैन कैरी अ साइन प्लस और माइनस, b मॉड जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है. तो इसका मतलब है ये वैल्यूज तो सेम है, b की भी स्ट्रेंथ सेम है b मॉड के, तो ये कैंसिल हो जाएगी 1 और साइन जो बचेगा प्लस या माइनस. अगर b पॉजिटिव है तो ये b तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आंसर +1 आएगा. अगर b नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तब आंसर नेगेटिव आएगा. सो हेंस इट इज इक्वल टू 1 if b is positive and it is equal to -1 if b is negative. So we have proved that rho x y when, क्या रीजन क्या थी, when y is linearly dependent on x, y is linearly dependent on x, तो ये आंसर आता है. और लीनियर डिपेंडेंस मैंने कल भी बात की थी आपके साथ कि लीनियर डिपेंडेंस क्या है, लीनियर डिपेंडेंस है कि एनीथिंग जो जैसे लाइन की इक्वेशन नहीं होती थी, इफ यू रिमेंबर y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज अ लीनियर डिपेंडेंस, यानी कि x x पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है. x चेंज इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है. इस किस्म की जो भी इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास रो एक्स वाई यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है या +1 होगा या -1 होगा. तो ये काफी जरूरी है. और हम जनरली काफी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं स्टैटिस्टिकली जिसमें दो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि एक बात की थी कल हमने कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी. अगर एक बस स्टॉप है, उधर एक शॉप है, लोग आके वहां पे इंतजार करते हैं, तो जो अगर गर्मी ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा बिकेंगी. तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप बन सकता है. तो अगर वो लीनियर रिलेशनशिप होगा तो उसमें हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1. सो सिमिलरली अगर मैं उल्टा देखूं, अगर गर्मियां हैं, ठंड ज्यादा है, सर्दी को ठंड को मैं कहूं ठंड ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक्स की बिकने की तादाद कम हो जाएगी. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है. मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सर्दी की बात कर रहा हूं. ऑन द अदर हैंड अगर गर्मी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो स्वेटर्स बिकने की तादाद कम हो जाएगी. तो वहां पे लीनियर डिपेंडेंस है मगर इन अ नेगेटिव सेंस. तो वहां पे बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाएगा. कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम तीन किस्म के चीजें देखते हैं. लेट्स से एक्सट्रीम वैल्यूज देखते हैं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहां से कहां तक जाते हैं, -1 से +1 तक. सो +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. बीच में वैल्यूज भी आ सकती हैं 0.5, 0.75, -0.25 एंड सो ऑन सो फोर्थ. मगर हम तीन एक्सट्रीम केसेस देखते हैं. तो ये आपको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए. लेट्स से रो एक्स वाई इक्वल टू 1 मैं कहता हूं बेस्ट फ्रेंड है, रो एक्स वाई इज इक्वल टू -1 वर्स्ट एनिमी है, एंड रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज स्ट्रेंजर. तो ये याद रखने के लिए हम अक्सर ये चीज जहन में रखते हैं कि 1 है तो दैट मीन्स हाईली डिपेंडेंस है, लीनियरली डिपेंडेंट है. एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में. दूसरा है -1 मीन्स कि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं ये दोनों वर्स्ट एनिमीज हैं. और रो एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो वो एक दूसरे को जानते हैं, ना एक्स जानता है वाई को, ना वाई जानता है एक्स को. और एक्स के चेंज होने से वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वाई के चेंज होने से
x को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस में हमारी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो 0 आ जाता है और हम उसको कहते हैं ये कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं। तो ये 3 एक्सट्रीम केसेस देख लिए, इसके दरमियान में भी हो सकता है 0.5 भी आ सकती है वैल्यू, कुछ और भी आ सकती है। तो उस हिसाब से आप याद रखने के लिए सही है कि +1 इज द बेस्ट एनिमी फ्रेंड, -1 इज द वर्स्ट एनिमी एंड रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट जी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब हमने बात की थी लीनियर फंक्शन की, लाइक mx + c वाली इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है। तो ऐसे कोई भी लीनियर रिलेशंस हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उनके मीन और वेरिएंस के लिए कौन से थ्योरम्स हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है इफ a एंड b आर कांस्टेंट्स देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax + b इज इक्वल टू a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + b। तो इसको प्रूव करने का कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैं बाय डेफिनेशन लिख रहा हूं, -∞ टू +∞ g ऑफ x f ऑफ x d ऑफ x। अब यहां पे हम g ऑफ x डाल देते हैं विच इज ax + b -∞ टू +∞ ax + b f ऑफ x d ऑफ x, और दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ इंटीग्रल डाल देते हैं क्योंकि इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है और वो इसलिए हम उसको बारी बारी इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों टर्म्स को। तो जब ये लिख लिया हमने, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो बचता है वो डेफिनेशन ऑफ x f x d x इज द मीन ऑफ x। तो इट इज a mu ऑफ x प्लस b इंटीग्रल -∞ टू +∞ f ऑफ x d ऑफ x। और ये डेंसिटी फंक्शन हमेशा नॉर्मलाइज होता है, तो दिस विल गो टू 1। So we are left with a and mu of x is expected value of x plus b. So we can say that expected value of a x plus b is equal to a into expected value of x and plus b. So hence we have proved this theorem. इसमें एक और चीज बड़ी खूबसूरत है, साइड में देखते हैं हम उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। b को देखें, अगर b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। इस थ्योरम में ये एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर की गई है और कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं होता। अब मीन वैल्यू क्या होती थी, इफ यू रिमेंबर, बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएं, शुरू के 1-2 लेक्चर्स में चले जाएं आप, तो अगर मैं कहूं कि 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, इनकी मीन वैल्यू निकालें, तो आप क्या करते थे, 2 + 3 5 + 5 10 14 and 20 divided by 1 2 3 4 5 and answer was 4. This was the mean value. तो जब रैंडम वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो उनकी मीन वैल्यू भी कोई आ सकती है बीच में, मगर अगर सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स सेम हो, 2 2 और 2 चल रहा हो, तो इसकी मीन वैल्यू भी 10/5 अगेन 2 आ जाएगी। क्योंकि वो वेरिएबल ही चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, तो उसकी मीन वैल्यू भी वही होगी हमेशा के लिए। चाहे ये 2000 टाइम्स में लिख लूं तो इसके मीन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी ध्यान में रखें। और कई दफा हमारे पास कांस्टेंट्स आते हैं तो हमें फौरन से पता चल जाना चाहिए कि इनकी मीन वैल्यू यही होगी। नेक्स्ट आप सेटिंग a इज इक्वल टू 0 वी सी दैट ई बी इज इक्वल टू बी, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं। वो क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वॉज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी। अब अगर a 0 हो जाए तो 0 टाइम्स e ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b
और मैं ये आपको अभी बता चुका हूं कि एक कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा वही रहती है. सो ई बी इज इक्वल टू बी. ये थ्योरम से भी आप कर सकते हैं और मैंने आपको न्यूमेरिकली भी बता दिया था, नंबर्स लेके भी यही काम हमने किया था. तो ये छोटे छोटे क्रॉलरीज हैं, ये हम देखते जाएंगे साथ साथ. सेटिंग b इज इक्वल टू 0, वी सी दिस थिंग अगेन. द थ्योरम वाज expected value of ax plus b was a expected value of x plus b. So if we set b equal to 0, we see expected value of ax. Putting b equal to 0 in the above equation, we see it is a expected value of x plus 0. So this goes, it is equal to a expected value of x. So nothing much in it, सिंपल सा है, मगर यह है कि हमने थ्योरम यूज करके इसको प्रूव कर दिया अभी. We have another theorem. The expected value of the sum or difference of two or more functions of a random variable x is the sum or difference of the expected values of the function. That is, expected value of g function of x plus minus another function of x h क्या है. बाय डेफिनेशन सबसे पहला काम हमेशा आपने किसी चीज को प्रूव करने के लिए, रिमेंबर दैट यू स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन. और डेफिनेशन क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू की? वेरी सिंपल, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x f of x d of x. अगर आप इसको लीनियर ऑपरेटर है इंटीग्रल, तो हम क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी g ऑफ x f of x d of x प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h of x f of x d of x. फर्स्ट डेफिनेशन देखें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ रैंडम वेरिएबल x. अब फंक्शन g ऑफ रैंडम वेरिएबल x प्लस माइनस वैसे रहेगा. एंड द सेकंड वन इज h ऑफ x f ऑफ x d ऑफ x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो दिस कम्स आउट टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h फंक्शन ऑफ x. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम. तो इसी तरह सिंपल सिंपल थ्योरम चल रहे हैं अभी ये, मगर इनका फायदा क्या होता है कि जब एक प्रॉब्लम कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. बाय डेफिनेशन नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ थ्योरम, थ्योरम एक लॉ बन जाता है जिस लॉ को आप रेफर करके यूज कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि रहमान साहब ने प्रूव कर दिया तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी आप उसमें डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देंगे. सिमिलरली क्रॉलरीज भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ऑल दो इन अ रियल प्रॉब्लम जो एग्जाम प्रॉब्लम है या असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, मगर समटाइम्स यू आर सेड यू आर आस्क्ड टू डू इट बाय यूजिंग थ्योरम्स. नेक्स्ट आप जी एग्जाम्पल है, द वीकली डिमांड फॉर अ सर्टेन ड्रिंक इन थाउजेंड ऑफ लीटर्स. कितने 1000 लीटर वो एक वीक में उनकी उसकी डिमांड है. एट अ चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 वेयर x हैज द डेंसिटी फंक्शन, यानी कि x का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस x minus 1 and x lies from 1 to 2 and it is 0 elsewhere. Find the expected value of the weekly demand of the drink. Now let's write g of x here, which is equal to x square plus x minus 2. This is given. और क्या है? The weekly demand ये हमने दे दिया g of x है कि x जितना बढ़ेगा तो g ऑफ x की ये वैल्यू होगी एंड f ऑफ x भी गिवन है हमें. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है?
find the expected value of the weekly demand. So weekly demand was given by g of x. So we find the expected value of g of x, which is basically the expected value of x square plus x minus 2. ये अब हमें कैलकुलेट करना है. अभी जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं उसमें आपने देखा है कि जब लीनियर सम्स हैं फंक्शंस में, दो सम फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज अलग ले सकते हैं. यस, यू राइट. तो इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 हमने पहला क्वेरी की थी जहां पे a was 0, तो b की वैल्यू डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 जो है वो 2 ही आ जाती है. वो तो हो जाएगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना है. तो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगी, ये अब आपको बाय डेफिनेशन करना पड़ेगा. इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है अभी. तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज f ऑफ x d ऑफ x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ये बाय डेफिनेशन लिख लिया मैंने. और यहां पे लिखूंगा क्या कि 1 से 2 तक, क्योंकि यहाँ हमारे पास x जो है वो 1 से 2 तक चेंज हो रहे हैं. x इंटू 2 में हम यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 1 dx. जब आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर देखा जाए तो ये 2 बाहर आ गया एंड आई एम लेफ्ट विद 1 to 2, yes, x स्क्वायर dx ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हैं माइनस इंटीग्रल 1 to 2 x dx. आप इसको सॉल्व करें अगर तो आंसर आता है आपका 5/3. ये तो आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट हम करते हैं, इस जगह पे कर लेते हैं हम, ये जगह जरा फाइनल आंसर के लिए छोड़ देते हैं. Then remember that this was equal to x. अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. वो बाय डेफिनेशन क्या था जी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. और हमारे केस में लिमिट्स जो हैं वो 1 से 2 तक चली जाएंगी. एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा, फिर ट्वाइस एक्स माइनस 1 dx आ जाएगा एफ एक्स की जगह. एंड वी आर लेफ्ट विद 2 कॉमन 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स. इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन में क्या होगा, x4/4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट्स 1 से 2 तक है. जब लिमिट्स डालेंगे आप, योर आंसर कम्स आउट टू बी 17/6. should come out to be 17/6 and this is the expected value of x square. अब हमारे पास expected value of x square आ गई, expected value of x आ गई, और by corollary when a was 0 we know expected value of 2 is 2. So we write here 17/6 plus expected value of x which is 5/3 minus 2. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका 5/2 which is the expected value of g of x. इस पूरे क्वेश्चन को आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते थे. You could have done it by definition. How? कि आप g of x लेते और उसको बाय डेफिनेशन लिखते. क्या अगर बाय डेफिनेशन करना होता मुझे तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और इंटीग्रल. तो इसको सॉल्व करते तब भी यही आंसर आना चाहिए था, मगर हमने इस केस में जो थ्योरम्स और क्लॉजेस प्रूव किए हैं उनको यूज करते हुए हमने इसको थोड़ा अपने लिए आसानी कर दिया. स्टेप बाय स्टेप इजी हो गया हमारे लिए. हत्ता कि इंटीग्रेशन वही है, मगर उसका फायदा यह है कि हमें
इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे स्टेप्स करने पड़े। नेक्स्ट चलते हैं जी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हम देख रहे हैं। अभी तक हमने मीन ही देखे हैं और क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इस केस में हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x एंड y इज द सम और डिफरेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। यानी कि एक रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन है g of random variable x and y, then we can have a plus minus another function h of random variables x and y. इन दोनों का addition या subtraction की expected value is equal to the expected value of the function g of random variable x and y plus minus expected value of function h of x and y random variables. तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, we will go by definition. और definition क्या है हमारे पास जी, expected value की वो है, पहले हम लिख लेते हैं, प्लस माइनस h एक्स वाई शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल क्योंकि जॉइंट डेंसिटीज हैं, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इट शुड बी g एक्स वाई प्लस माइनस एच एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई। एफ एक्स वाई क्या था जी, इट वॉज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये किसका डेंसिटी फंक्शन है। ये ना भी लिखें तब भी ठीक है। द ओनली थिंग यू कैन आइदर राइट दिस or you can write the way I have written. Both ways are correct. ये मुझे आदत है ताकि यहाँ पे अगर नंबर्स आ जाएं तो फिर मुझे पता नहीं चलता ये किसका फंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये अक्सर मैं इंटीग्रल्स में भी करता हूँ कि इंटीग्रल्स के लिमिट के साथ मैं वैल्यू रैंडम वेरिएबल भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं अक्सर ये कर लेता हूँ एक्स ऑफ वाई। अब अगर इसको देखें तो इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से integrating from minus infinity to plus infinity, g of xy into f of xy d of x d of y plus minus the second term को इंटीग्रेट करते हैं हम, which was minus infinity से plus infinity तक जाना है हमने, h of xy f of xy and dx dy। अब बाय डेफिनेशन इसको पहले इंटीग्रल को देखें तो इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y, प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, एंड द सेकेंड वन इज बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h x, y. So hence the theorem is proved. Why we do all these steps, complete steps? We start with definition and then we reach the end. Although अगर हमें पता है कि हम by definition कैसे करते हैं, कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी सम अप हो जाएंगी। मगर करना आपने कैसे, जब भी प्रूफ आए इस किस्म का तो यू स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन एंड the best you can do is you can use the past theorems which you have already proved or the corollaries to get to the result. और अच्छा यही है कि आप हमेशा definition से शुरू हों और end तक जाएं to prove a theorem। और prove करने का फायदा ये होता है कि हमें उसका रीजन पता चलता है। एक तो ये है कि आपको ये थ्योरम याद कर लें कि हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन g प्लस माइनस फंक्शन h इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h। याद करने के लिए से पहले आपने इसको एक दफ़ा प्रूव ज़रूर करना है ताकि आपको उसकी रीज़न समझ आ जाए कि ये कहाँ से आया था। इन अ मीन टाइम थोड़ी देर गुजरेगी तो आपको वो आंसर तो याद रह जाएगा, शायद रीज़न कहीं बैकग्राउंड में चला जाए, मगर आप कन्विंस्ड होंगे कि हाँ ये करेक्ट है। तो प्रूफ्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें उसकी रीज़न समझ आ जाए कि ऐसा क्यों होता है।
ये भी एग्जैक्टली वही चीज है कि हमने फिर यहां पे जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमने g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ y करना है। इसमें x और y खत्म हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम उसको दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन g ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शन g ऑफ x है एंड फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू h ऑफ y। ये मैं जो लास्ट थ्योरम है वहां से भी प्रूव कर सकता हूं और हम बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसे करते हैं बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो हम इसको यूज करेंगे एज यस जॉइंट डेंसिटीज के साथ। और ये मैं आपकी बुक वाले तरीके से लिख रहा हूं। डेंसिटी फंक्शन यहां पे मैंने एक्स वाई नहीं लिखा, तो ये आ गया। आप लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो हम इनको लदा कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यस h function h of random variable y into density function of x y into dx dy। अब पहला इंटीग्रल देखते हैं हम। फंक्शन इज ऑन g of x and the joint density function is f of x and y। अगर मैं x पे इंटीग्रेट ना करूं, पहले y पे करूं, तो मेरे लिए g of x इज अ कांस्टेंट बिकॉज में y मौजूद नहीं है, तो इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d of x is a constant because we are integrating on y, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। and f x y integrated over d of y from minus infinity to plus infinity would give me the marginal density of x। yes, you are right, it gives me the marginal density of x। मैं इसको यूं लिख लूं just to explain what I am saying। यहाँ पे हम dx नहीं लिखते थोड़ी देर के लिए, सॉरी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। dy और यहाँ पे dx में कर लेता हूँ और ये मैं पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन। तो जब इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आगे ज़ाहिर दूसरी टर्म तो होगी, उसको हम नहीं लिख रहे, तो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी g ऑफ x, यस, ये सारा क्या बन जाता है f ऑफ x, बिकॉज dy पे इंटीग्रेट हो जाएगा तो मार्जिनल डेंसिटी बच जाएगी x की, तो इट विल बी दिस थिंग। प्लस सिमिलरली दूसरे केस में क्या होगा, हम x पे इंटीग्रेट कर लेंगे पहले, तो y की मार्जिनल डेंसिटी विच इज y dy। आप इसका कोई और सिंबल भी रख सकते हैं, f की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। इसको मैं f1 कर सकता हूँ, इसको मैं f2 कर सकता हूँ। अब ये देखें तो ये बाय डेफिनेशन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x है। Then second one is expected value by definition is h of y। So hence, और ये प्लस माइनस चल रहा था हमारे पास यहाँ पे, तो वो ऐसा ही रहेगा। तो hence the theorem is proved। यहाँ पे मैंने आपको completeness की तरफ थोड़ा सा लेके गया हूँ कि क्या, जब आप मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हैं तो डोंट assume, डोंट डिस्कार्ड थिंग्स, यू गिव अ रीजन फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने रीजन क्या थी कि एफ एक्स वाई था, जब y पे इंटीग्रेट किया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वी आर लेफ्ट विद द मार्जिनल डेंसिटी f1 ऑफ x। सिमिलरली जब एफ एक्स वाई को x पे इंटीग्रेट किया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वी गॉट अ मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, जिसको हमने नाम रख लिया f2 ऑफ y। दिस इज हाउ यू शुड डू योर असाइनमेंट्स एंड योर एग्जाम्स। डोंट स्किप स्टेप्स। जब आप स्टेप्स स्किप करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है, चीजें याद खत्म हो जाती हैं थोड़ी देर बाद। सिमिलरली ये भी एग्जैक्टली वही होगा जैसे हमने लास्ट किया। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि थ्योरम के जरिए कैसे कर सकते हैं हम। लेट से आई से जो लास्ट थ्योरम हमने किया था वो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ y was equal to expected value of yes g of random variable x plus minus expected value of h random variable y। ये हमने लास्ट किया अभी 2 मिनट पहले।
तो यहाँ पे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि g ऑफ x इज इक्वल टू x एंड h ऑफ y इज इक्वल टू y, तो सिर्फ मुझे रिप्लेस करना है x प्लस माइनस y. सो विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड मैं यहाँ पे डालूंगा x की वैल्यू और यहाँ पे डालूंगा hy की वैल्यू, तो आई विल गेट x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. सो हैंस प्रूव्ड. अब ये जो एक मैं जो पुराना तरीका यूज कर रहा था वो क्या था, आई ऑलवेज प्रूव्ड ऑल द थ्योरम्स बाय डेफिनेशन. यहाँ पे हमने एक एग्जिस्टिंग थ्योरम जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं उसको यूज करते हुए हमने एक और क्रोलरी प्रूव की है. तो आप क्रोलरी को भी उधर से प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं और थ्योरम से. क्रोलरी को नॉर्मली हम थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं. वी राइट द थ्योरम डाउन एंड we start from there. Now there is another theorem which says let x and y be two independent random variables, then exy is equal to expected value, यानी कि expected value of x and y is equal to the expected value of x into expected value of y. So how do we prove this? Simple. We can say that expected value of x and y is equal to, by definition, minus infinity से plus infinity, minus infinity to plus infinity, x y जो कि फंक्शन है x और y का, into the joint density of x y into dx dy. अब यहाँ पे हमें एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि x और y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में जब हम जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे थे तो यू वुड रिमेंबर इट वाज गिवन एज इट इज g ऑफ x इनटू h ऑफ y, यानी कि x का डेंसिटी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इक्वल्स द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट हमें बताती है कि ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन क्या बनते हैं. एंड दिस वाज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस. कि हमने इंडिपेंडेंस की कुछ एग्जांपल्स भी की थी, इफ यू रिमेंबर, कि हमें एक डेंसिटी फंक्शन गिवन था और हमने देखना था कि क्या ये दोनों x एंड y जो हैं जॉइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन था और हमने देखना था क्या x और y इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है. तो हमने उस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन से सबसे पहला काम किया था, वी गॉट द मार्जिनल डेंसिटीज. मार्जिनल डेंसिटीज के लिए हमने जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को लिखा और इंटीग्रेट किया था. अगर x की मार्जिनल डेंसिटी निकाल रहे हैं हम तो हमने इंटीग्रेट किया था ओवर y, ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो हमारे पास x की डेंसिटी फंक्शन आ गया मार्जिनल. फिर इसी तरह जब y पे x पे इंटीग्रेट किया था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को, तो हमारे पास फिर y का डेंसिटी फंक्शन आ गया था. और जब दोनों की प्रोडक्ट ली थी, इंडिविजुअल मार्जिनल डेंसिटीज की प्रोडक्ट लेके हमने देखा था क्या ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के बराबर है या नहीं है. अगर तो बराबर आता था द प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफ मार्जिनल डेंसिटीज इज इक्वल टू द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, वी वुड से दे आर इंडिपेंडेंट, एल्स दे वर नॉट इंडिपेंडेंट. ऐसी हमने कुछ चंद एग्जांपल्स भी उस वक्त की थी. तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं, यही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की. तो जब हम इसको डालेंगे एफ एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं तो वो क्या बनता है, x into y, g of x. Don't forget that g of x is the marginal density of x and h of y is the marginal density of y only. अब अगर मैं इन्हें ग्रुप कर लूं, ग्रुप किस तरह करूं कि x के साथ सारी x वाली टर्म्स लिखूं and similarly y h of y into d of y. अब अगर आप ये देखें तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये y का फंक्शन नहीं है और ये सारे का सारा x का फंक्शन नहीं है. तो इसका मतलब ये दोनों इंटीग्रेशंस भी मैं अलग-अलग कर सकता हूँ. वो कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x g of x d of x एंड द प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई करें हम
एक और इंटीग्रेशन से विच इज y h of y d of y. अब by first integral by definition is e of x and the second integral by definition is e of y. Therefore, this thing comes out to be expected value of x into expected value of y. Don't forget this is only true for, yes, this is only true for independent random variables. This is only true for independent random variables. So hence we have proved it by using the definition of expected value. Let x and y be two independent variables, then sigma xy, which was the covariance between x and y, is equal to 0. Sigma xy is the covariance. तो बड़ा आसान है. अगर if you remember the definition of covariance, वो क्या थी, या variance की definition अगर मैं आपको remind कराऊं, it was equal to sigma square expected value of x square minus mu x square and sigma xy was, ये definition तो अब आपको याद आ गई होगी, हम ये use करते रहते हैं. Although sigma square की जो definition है वो क्या थी, अगर फर्स्ट डेफिनेशन पे चले जाएं वो थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x माइनस म्यू ऑफ x होल स्क्वायर f ऑफ x d ऑफ x. ये डेफिनेशन थी और जब हमने इसे प्रूव किया था तो हमने एक इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते थे. तो सिमिलरली सिग्मा एक्स वाई की जो डेफिनेशन थी वो थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू ऑफ x म्यू ऑफ y. अब अगर आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो लास्ट हमने थ्योरम किया है अभी, उसमें क्या था, was equal to expected value of x into expected value of y. Why was it like this? Because x and y were independent, and in this case again x and y are two independent random variables because x and y are independent. Then we can say this. Putting this in the above equation, putting 2 in equation number 1, we get sigma xy. So, okay, is equal to expected value of x into expected value of y minus mu of x mu of y. But expected value of x is given as mu of x and expected value of y is mu of y minus mu of x mu of y. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स 0. तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, इसको दोबारा से रीइटरेट करते हैं, रिविजिट करते हैं. सिग्मा स्क्वायर इज डिफाइंड एज e raised to power x square minus mu x and sigma xy was defined as expected value of xy minus the expected value of x into expected value of y. Because x and y were independent, so expected value of x and y is equal to expected value of x into expected value of y. If you put this equation in the above, we get this thing and we cancel because one is positive, one is negative, and we get that sigma xy, that means the standard deviation is equal to, या variance is equal to 0. Next up, इसको अगर आप यहाँ पे, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताया था यहाँ पे, आई थिंक यू शुड चेक कि यहाँ पे मुझे स्क्वायर डालना चाहिए हमेशा, बाय डेफिनेशन शायद स्क्वायर डालना पड़ता है. यू कैन चेक दैट, अगर है तो प्लीज डाल लीजिएगा, नहीं तो नहीं. नेक्स्ट आप जी, वी नो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था विच वाज सिग्मा एक्स वाई अवर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई.
अगर इस केस में देखें एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये 0 आ जाएगा, ऑल दो सिग्मा एक्स के और सिग्मा वाई की कोई भी वैल्यू आए तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो जाता है। ये मैं साइड आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जब ये 0 हो गया तो हमने क्या कहा था, दे आर कंप्लीट यस स्ट्रेंजर्स। सो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स कि एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वन चेंजेस अदर इट डजंट मैटर टू द अदर वन, दे आर इंडिपेंडेंट, दे बिहेव इंडिपेंडेंटली। बोथ रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट अब जी एक और थ्योरम है, एंड द थ्योरम इज if x and y are random variables with joint probability distribution f x y and a b and c are constants, then sigma square of ax plus by plus c is equal to a square sigma x square plus b square sigma y square plus 2ab sigma x y। दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, रैंडम वेरिएबल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि वो इंडिपेंडेंट है या नॉन इंडिपेंडेंट है, तो वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, देन इसका वेरिएंस इक्वल टू दिस होती है। तो अब बाय डेफिनेशन अगर मैं देखूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस क्या होती है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस म्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। म्यू क्या है, मीन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज बाय डेफिनेशन। नाउ यहां पे स्क्वायर है, याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर लेके यानी कि x माइनस क्या था, ओरिजिनल क्या था, अगर यहां पे मैं लिख लूं वो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही चीज क्या, ये फंक्शन है g ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a of x, b of y plus c, which is equal to, yes please, expected value of a of x plus b of y plus c। ये बाय डेफिनेशन जो हमने इतने थ्योरम्स किए हैं उसमें क्या था कि लीनियरली ऐड हो रहे हैं, तो इनकी डायरेक्टली एक्सपेक्टेशंस लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा a म्यू ऑफ x प्लस b म्यू ऑफ y प्लस, और c इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा वही कांस्टेंट आ जाता है। तो ये हो गई उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इस पूरे को हम उठा के इस डेफिनेशन में डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालें अगर, तो मैं यहां से शुरू करता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी minus mu, that means the average value of ax plus by plus c is equal to, from equation number 2 is equal to a mu of x plus b mu of y plus c, और इस पूरे का स्क्वायर और फिर उसकी एक्सपेक्टेशन। अब अगर इनको खोलें, ब्रैकेट्स को खोल दें, तो क्या बनता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस ए म्यू ऑफ एक्स माइनस बी म्यू ऑफ वाई माइनस सी, और इसका होल स्क्वायर और वो एक्सपेक्टेशन। अब अगर देखें आप, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को ए एक्स को माइनस ए एक्स के साथ हम मैच कर लेते हैं और बी वाई को
माइनस बी म्यू वाई से मैच कर लेते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊं इसको, तो हमारे पास बचा क्या था जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस ए म्यू ऑफ एक्स प्लस बी वाई माइनस बी म्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन। इनको अगर ग्रुप कर लें दोनों को तो बनता है ए एक्स माइनस ए म्यू एक्स प्लस बी वाई माइनस बी म्यू वाई होल स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसमें से ए कॉमन ले लें पहले वाले में से और दूसरे में से बी कॉमन ले लें। ए एक्स माइनस म्यू एक्स, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, प्लस बी वाई माइनस म्यू वाई और ये होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर खोलें, अगर इसको मैं ए कंसिडर करूं और इसको पूरे को बी कंसिडर करूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से ये स्क्वायर खोलें तो वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर यस एक्स माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस जी वाई माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर एंड देन 2ab वाला फार्मूला 2ab इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई, ये बन गया। अब क्योंकि ये सारे फंक्शंस हैं, ये अगर g ऑफ x है, ये g ऑफ h ऑफ y है, ये फिर g ऑफ x y है, तो हम इनको इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा अभी तक थ्योरम्स में देखा है कि सम को हम इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। तो पहले की एक्सपेक्टेशन जो होगी वो बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने a बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली b स्क्वायर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस म्यू y होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एक्स इंटू y माइनस म्यू y। पहला टर्म जो है बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर। सेकेंड टर्म बाय डेफिनेशन इज b स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस म्यू y होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज 2ab एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू x y माइनस म्यू y, तो 2ab भी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू सिग्मा what x y, it is equal to sigma x y. So hence we have proved that sigma square ax plus by plus c is equal to this thing, and we call it proved. आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे। मैंने क्योंकि काफ़ी कोई स्टेप छोड़ा नहीं है, तमाम स्टेप्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें। यहाँ पे जो थ्योरम्स हमने पुराने थ्योरम्स यूज़ किए हैं वो ये थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का वाज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस, वो थ्योरम यूज़ किया और बाकी तमाम डेफिनेशन है। सो डू प्रैक्टिस दिस। इसके बाद हम एक एग्जाम कुछ और क्लॉजेस देखते हैं इसकी कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो बाय रिमेंबर कि हमने ये अभी अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड इट कि ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस 2ab
सिग्मा एक्स वाई। यहां तक मैंने आपको अभी प्रूफ किया था ये। इसमें अगर पहला पार्ट देखें कि सेटिंग b इज इक्वल टू 0, तो जब मैं b इक्वल टू 0 करता हूं तो ये टर्म खत्म हो जाती है और यहाँ पे भी a b है तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा, क्योंकि अब x ही बचा है y नहीं है तो हम उसको सिग्मा स्क्वायर कह रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली सेटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0 कि यहाँ पे a को 1 पुट कर दें, b को 0 कर दें, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, a भी 1 हो जाएगा। तो पहली वाली इक्वालिटी से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बचा। सेटिंग b एंड c इक्वल टू 0, b और c दोनों को 0 पुट कर दें, सो उस केस में देखेंगे हम सिग्मा a एक्स स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ऑफ a एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये तीन क्वालिटीज आपने इसमें देख ली जो कि हमारे अभी जो थ्योरम हमने प्रूव किया था उससे निकलती है। लेट x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। अगर x एंड y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो फिर क्या होगा इस क्वालिटी का, ये हमने प्रूव किया ऑलरेडी। अगर x एंड y इंडिपेंडेंट हों, x एंड y आर independent, then what? देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा वाई स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलरली सिग्मा एक्स वाई, वो क्या था, उसकी बाय डेफिनेशन क्या होता है, वो इट इज डबल इंटीग्रल ऑफ यस एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इंडिपेंडेंट होने से क्या डेफिनेशन क्या थी इंडिपेंडेंट होने की, कि जॉइंट डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डेंसिटीज के बराबर होगी। तो वी कैन से इट इज एक्स माइनस म्यू एक्स इसको जब हम सॉल्व करते थे, बल्कि इसको आप इंडिविजुअली जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर विच इज इक्वल टू यस शुड बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक और थ्योरम में भी कि सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स एंड वाई इक्वल टू 0। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप इस डेफिनेशन को भी फॉलो करें तब भी 0 आएगा, और अगर आप थ्योरम को यूज करते हैं तब भी 0 आएगा। सो द लास्ट टर्म विल गो टू 0 एंड वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर। So we've done that. So this quality we have completed. Next go to the next slide, which is if x1, x2 up till x1 are independent random variables, then, क्योंकि ये डेफिनेशन हम पिछली वाली यूज कर रहे हैं कि वो क्वालिटी क्या थी हमारी पिछली वाली, कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सो उस केस में हमारे पास आंसर आ रहा था a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और जो टर्म्स थी 2ab सिग्मा एक्स वाई वाली वो इंडिपेंडेंट केस में 0 होती है। अब अगर ये n टर्म्स हों जिसमें से रैंडम वेरिएबल x1 x2 अप टिल xn हो विद कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स a1 a2 अप टिल an, तो ये सारे का सारा प्रोसेस आइटरेटिवली रिपीट होगा एंड यू विल गेट a1 square sigma x1 square plus a2 square sigma x2 square and so on so forth. Hence it's very straightforward and easy to prove. इसको प्रूव करने की ऐसा सच जरूरत भी नहीं है। उसका आसान तरीका यह भी होता है कि आप सबको सम अप कर दें, इन सबको कहें कि वो एक फंक्शन है, फिर दो को अलग कर लें, फिर एक फंक्शन, फिर इस तरह करते जाए, आइटरेटिवली ये प्रूव हो जाएगा। बट इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ बिकॉज इनकी जो कोवेरियंस है वो क्योंकि 0 होती है इसलिए ये इंडिविजुअल टर्म्स के बराबर आ जाएंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं जी एक, लेट एन x and y denote the amount of two different type of impurities in a batch of a certain chemical product. Suppose that x and y are independent random variables. तो पहली बात होगी कि दोनों independent random variables हैं, उससे हमें जो सबसे पहली चीज याद आ जाएगी वो ये है कि this is equal to 0. Sigma x square हमें given है which is equal to 2, sigma y square is equal to 3. Find the variance of the random variable z. अब random variable z है, यानी कि g of x मैं कहूँ इसको, और given है मुझे z which is 3x minus 2y plus 5. अभी आपने जो थ्योरम किया था वो क्या था? यस, सिग्मा ax plus by plus c when x and y are independent is equal to a square sigma x square plus b square sigma y square. तो ये तो वही थ्योरम है. अब यहाँ पे हम लगाएंगे 3x minus 2y plus 5 and we will see that it is equal to 3 times sigma x square प्लस या माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 का स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. यहाँ पे आप याद रखें कि हम b को -2 ले सकते हैं. इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूँ, काइंडली मेरे से भी गलती हो सकती है, तो इसलिए इसका आसान तरीका है कि -2y प्लस 5 है, तो आई कैन ऑलवेज राइट इट 3x प्लस -2 इंटू वाई प्लस 5. अब b क्योंकि -2 है तो यहाँ पे तो ओरिजिनल प्लस आ गया और -2 का स्क्वायर आ जाएगा और सिग्मा वाई स्क्वायर क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो यूं होगा, तो 9 इंटू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू 3. 9 2s are 18 plus 4 3s are 12. The answer is 30, and which is sigma square of 3x minus 2y plus 5, and you can always write it as sigma square of z. तो z हमारा random variable था which was a dependent on random variable x. तो ये थ्योरम को यूज करते हुए हमने ये एग्जांपल किया, जो लास्ट थ्योरम हमने प्रूव किया या क्रॉली प्रूव किया उससे ही हम ये एग्जांपल कर रहे हैं. आज हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिविजिट किया. हमने देखा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 या -1 कब होता है? जब x एंड y जो हैं दोनों क्यों लीनियरली डिपेंडेंट हों. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या प्लस आता है या -1 आता है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल b, और जब 0 हो जाए तो दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट. फिर हमें थ्योरम ऑन मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. अब ये सारे के सारे लीनियर के वेरिएबल्स थे, उनके कॉम्बिनेशन से हमने उनके थ्योरम्स निकाले हैं कि मीन कैसे निकालेंगे अगर दो रैंडम वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, उसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे. रेफरेंसेस हस्बे मामूल वही हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल जो बुक है, और शॉम आउटलाइन सीरीज इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. तो तरीकाकार एक दफा फिर याद दहानी के लिए आपकी, you will start off with listening to the lecture first, then reading the book, and if you need any help along you can read again listen to the lecture. जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती वहाँ पे आप लेक्चर, उस पोर्शन का लेक्चर दोबारा से भी सुन लें और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करें और देन द रिव्यू प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स एक्सरसाइजेस करनी है आपने. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच.